और उसमें जो है मैं कॉलेज में लगातार 2 वर्ष जो है उसमें जनरल सेक्रेटरी के तौर पे चुना गया और काफी प्यार मिला मुझे यहाँ के लोगों से। और मुझे लॉ कॉलेज में पढ़ाई करके जब विद्यार्थी परिषद से कॉलेज में से जब मैं निकला, फिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में मुझे दायित्व मिला और उसके बाद में सीधा मुझे भाजपा के उस समय के जो हमारे शहर अध्यक्ष थे उन्होंने मुझे कार्यालय पे एक दिन ऐसे ही अचानक बुलाया। मैं भी खुद चौंका कि भाई आज अचानक से क्या बात है। और मैं गया तो उन्होंने मुझसे सिर्फ ये प्रश्न पूछा, क्या तुम भाजपा में काम करना चाहोगे? 2009 की बात है, मुझे याद है। और मैंने कहा कह रहे क्यों नहीं है? तो मैंने कहा मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और तुरंत उस वक्त ही उन्होंने मुझे सूरत शहर के लीगल सेल के सह कन्वीनर के तौर पे उन्होंने मुझे पद दिया था और मैंने ना उनसे मांगा था ना कहा था, लेकिन उन्होंने दिया और उसके बाद से मैं लगातार उस पद पे बना रहा हूं और मैं उसमें भाजपा के लिए जो भी मैं अपना बेस्ट कर सकूं, चूंकि मैं एक विचारधारा से हूं, संघ की विचारधारा से हूं, तो मुझे भाजपा में काम करना बड़ा आसान भी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एक उच्चतम कहें तो अगर आप अच्छे सीट पे बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी में आप अधिक जुड़े हुए हैं। अब जैसे ही यूपी, बिहार या दिल्ली की चुनाव जो होती है, चाहे चुनाव का वो मेला जो है लगे, लोकसभा का या विधानसभा का, चुनाव होता है दिल्ली में, चुनाव होता है बिहार में, चुनाव हो रहा है यूपी में, लेकिन यहाँ पे गुजरात की बातें एक बार जरूर आती है कि भाई मोदी जी पहले अपने घर को संभाल लें फिर जो देश को संभालें। देखिए, गुजरात जो है वो पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल है और मैं इसलिए कहूंगा कि यहाँ पे भाजपा का शासन जब आया उसके पहले की अगर यहाँ की स्थितियां देखें तो हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, तब हम लोग देखा करते थे सूरत में कर्फ्यू या पूरे गुजरात में एक कर्फ्यू नाम का शब्द हुआ करता था और यहाँ पे आए दिन कभी ना कभी किसी विस्तार में कर्फ्यू है, कभी किसी विस्तार में कर्फ्यू है, कभी किसी शहर में कर्फ्यू है। तो ये एक जो माहौल बना हुआ था, भाजपा जब से शासन में आई तब उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे शहर और विस्तार यहाँ के बड़े गुंडों के नामों से प्रसिद्ध हुआ करते थे कि ये इनका इलाका, ये इनका इलाका, ये इनका इलाका। और उसमें काफी सारी हम देखते हैं गुजराती और हिंदी बॉलीवुड की फिल्में भी बन चुकी हैं उसके ऊपर। तो एक कांग्रेस के शासन में इस प्रकार का एक गुजरात का माहौल था और जब भाजपा ने इसको भाजपा जब से शासन में आया तब से हम लोग देख रहे हैं गुजरात में इतनी सुलह, शांति और भाईचारा और प्यार है कि उसके बाद से ये वाकई ये लगता है कि पूरे भारत को एक ये मार्गदर्शन प्रसिद्ध करता है गुजरात राज्य। हमें याद है लगभग 2004-05 की बात है, पूरे शहर में बॉम्ब मिले थे, पूरे गुजरात में भी और सूरत में भी कई बॉम्ब मिले। तो हमारी बहन लोग फोन करती थी जो अभी यूपी में रहती है, वो ये कहती थी कि अरे आप लोगों को क्या चिंता करने की जरूरत है, वहां पे मोदी जी बैठे हैं ना। तो हम लोग सोचते थे यार कितना लोगों को भरोसा है बाहर वाले लोगों को मोदी जी पे। तो वाकई आप ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी ने जिस प्रकार से गुजरात में उन्होंने 13 वर्ष उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे निकाले, उसमें गुजरात आज आप मानेंगे कि आज एक ऐसा प्रदेश बन चुका है कि जिसके विकास की गाथा लोग बताते हैं, जिसके लोग रहन सहन की गाथा लोग बताते हैं और यहाँ के खास करके ये देखने जाते हैं कि भाई यहाँ पे शांति और बहुत भाईचारा लोगों में है। खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अब कहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, साथ में अभी जो आतिशी जी वहाँ के नए मुख्यमंत्री बनी है, वो कहते हैं कि जी नहीं जी, यहाँ जो है हम जो 2027 की चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी ही जो है गुजरात में सरकार बनाएगी। चलिए, उनके ये विचार कब नहीं थे मुझे ये बताइए। क्या वो ये कहते थे कि 2022 के चुनाव में वो गुजरात में सरकार नहीं बनाने वाले हैं? क्या 2017 में उन्होंने कहा था कि वो गुजरात में सरकार नहीं बनाने वाले हैं? क्या उन्होंने 2012 में कहा? वो तो कभी भी नहीं कहते। तो हर बार ये कहते हैं कि इस बार हम सरकार बनाने वाले हैं। और ये उनके जो सपने हैं, सपने देखना हर व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है, उसको सपने देखने चाहिए, लेकिन उनके सपने जमीन पे कितने धरातल पे काम कर रहे हैं वो भी देखना पड़ता है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की कोई संगठनात्मक कोई कार्यवाही कोई उनकी देखी नहीं जाती है। आप यहाँ पे किसी भी विस्तार में जाएंगे तो आप, मैं रोकूंगा एक जगह, ये भी आरोप जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी पे ही आ रही है कि गुजरात में अगर कांग्रेस पार्टी टूटी तो उसका सबसे बड़ा जो कारण जो है भारतीय जनता पार्टी बनी कि कांग्रेस को तोड़ने में काम आई, कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज थे
मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपने में ले लिया। देखिए, कांग्रेस में जो बड़े दिग्गज थे, यही एक तो कारण है ना, इसी से कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि भाई तुम्हारे नेता को ही तुम्हारी पार्टी पे भरोसा नहीं है, उसको भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है, तभी तो वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहा है। जब ये भाजपा ने तोड़ने का काम नहीं किया, कोई व्यक्ति सामने से जब चल के पार्टी का संपर्क करता है और वो अपनी मंशा जाहिर करता है कि मुझे अब सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के समाज की सेवा करनी है, तो भारतीय जनता पार्टी भी देखता है कि अगर व्यक्ति योग्य है और उसमें अगर सही में कार्य करने की इच्छा है और वो अपने दिल से अगर कार्य करने के लिए भाजपा से जुड़ना चाहता है, तो भाजपा उसको मौका देता है। लेकिन कांग्रेस अगर ये आरोप लगाती है कि ये उनकी जो संगठन टूट चुका है या उनकी जो कोई पार्टी टूट रही है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है, तो हम ये कहेंगे कांग्रेस को कि आप फिर यही मनाते रहो कि आप जो सरकार में नहीं आए हो या आप जो भी कोई अभी आपका जो पतन हो रहा है वो भाजपा के कारण हो रहा है। आप ये भी मानना चालू करो कि ये पतन आपकी नीतियों के कारण और प्रजा से जो आपने अपनी दूरी बना रखी है इसके कारण हो रहा है। उसका आरोप भाजपा पे लगा के आप अपने आप को साफ बताने की कोशिश ना करें। कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं, धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, वो जो है एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाते हैं, गुजरात से ही जो है लड़ाई शुरू करते हैं और पूरे देश में फैलाते हैं। देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान है। आप मुझे बताइए 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था उसके बाद से लेके 2001 में गोधरा, उसके बाद से लेके अभी तक गुजरात में कोई भी हिंदू मुस्लिम की कोई कम्युनल राइट्स नहीं हुए हैं। अब छूट फूट घटना जो होती है वो तो कभी अंदर अंदर भी होती रहती है, उसके लिए कोई ये नहीं कह सकते कि भाई उसमें किसी पार्टी का जिम्मेदारी है। और भाजपा जो है वो पहले से ही हमेशा ये बात करती आई है कि भाजपा जो है उसकी एक विचारधारा है, उसने कभी भी मुस्लिम का विरोध नहीं किया। हाँ, लेकिन उसने हमेशा हिंदू धर्म के विचार को उसने आगे बढ़ाया है। हिंदू की जो ऊपर आक्रांताओं ने आतंक मचाए थे, आज हम लोग जानते हैं हमारे राम भगवान का जहाँ पे जन्म स्थल था वहां पे बरसों से हम लोग जान रहे थे कि वहां पे मस्जिद बनी हुई थी। उस मस्जिद को आज वहां पे वापस से राम भगवान का मंदिर बने, उसके लिए कितनी बड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तब जाके हम लोग अपने भगवान के राम मंदिर की हम प्राण प्रतिष्ठा कर पाए और बड़ा मंदिर बना पाए। तो हमारे ऊपर जो बरसों से ये आतंक हुआ है और उसके कारण जो हिंदू के मन में एक डर बैठ गया था, भय बैठ गया था और हिंदू धर्म के लोग जो थे वो जो एक खुल के अपने विचार को प्रकट नहीं कर पा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं अगर हिम्मत मिली है तो भाजपा के कारण मिली है। लेकिन भाजपा ने कभी भी किसी मुस्लिम को विरोध नहीं किया है या किसी मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए उन्होंने कभी वैमनस्य फैलाने का काम नहीं किया। ये आरोप लेकिन विपक्ष पार्टी आप पे आरोप लगा रही है कि वक्फ बोर्ड जो है उसको जो है आप खत्म कर रहे हैं, मुसलमानों की संपत्ति जो है आप जो है ये कर रहे हैं, मुसलमान पे अत्याचार कर रहे हैं उनके धर्म पे। यही तो है ना कि वक्फ बोर्ड, आप वक्फ बोर्ड के या क्या ये हम मान लें कि वक्फ बोर्ड जो है वो हमारे संविधान से बड़ा है? क्या भारत का जो संविधान है क्या वक्फ बोर्ड उससे बड़ा हो जाएगा? आज हमारे भारत के संविधान के हिसाब से जो हमारे देश के कानून बने हैं उस कानून में ये हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि उसकी कोई भी अगर कानूनी लड़ाई होती है उसकी माल मिल्कियत को लेके तो वो कोर्ट में उसको लेके जाता है, वो कलेक्टर में लेके जाता है और वो सरकार के जो पद होते हैं वहां पे वो अपना पक्ष रखता है, ना कि वो कोई अपने पर्सनल। वक्फ बोर्ड क्या कहता है कि भाई अगर कोई जमीन मिल्कत है, अगर वो कोई जमीन मिल्कत पे वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया कि भाई ये वक्फ बोर्ड की है, तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं ये वक्फ बोर्ड की नहीं है मेरी है, तो उस व्यक्ति को वक्फ बोर्ड के पास जाके प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं ये जमीन उसकी है। ये कौन सा अधिकार, ये बात हुई? अरे भाई, सबके लिए अगर कोर्ट के पास से अगर अधिकार मांगने का प्रावधान है, अगर कलेक्टर कचहरी में अगर जमीन मिल्कत के लिए रिकॉर्ड के लिए वहां पे बात रखनी होती है, तो ये मुस्लिमों के लिए जो वक्फ बोर्ड की मिल्कत है उसके लिए क्यों ये कानून नहीं? तो वक्फ बोर्ड के जो कानून है वही पहले तो हमारे संविधान से पूरे विपरीत है और उसमें कहीं ना कहीं जो मुस्लिम, मैं तो ये मानता हूं कि मुस्लिम समाज के लोग भी इसके विरुद्ध में। आप ये इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ने ही बात गलत है। अरे कितने ऐसे भी हैं भाई जो मुस्लिम भी मैं जानता हूं कि जो ये कहते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड के जो कानून है उसके लिए उसके कारण जो है उनके कौन लोग उसका वक्फ बोर्ड का पूरा वो कर जाते हैं, पालन कराते हैं, एक चुने हुए कुछ लोग। अब उसमें उन चुने हुए लोगों में कैसे मान लिया जाए कि वो उसमें कोई
पढ़ाई लिखाई का कोई मापदंड नहीं है। वो जो वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं वो कितना शिक्षित हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी से, मुस्लिम समाज के लोगों का भी संपत्ति जो है ये किया है क्या, ऐसा आपके पास? अरे बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए वक्फ बोर्ड का ये प्रावधान है कि कोई भी अगर मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम धर्म के हित के लिए अगर कोई माल मिल्कियत कोई मुस्लिम समाज में दान करता है तो वो वक्फ बोर्ड में चली जाती है। अब उसमें काफी बार ऐसा होता है कि किसी मुस्लिम की भी जमीन अगर कोई वक्फ बोर्ड दावा कर देता है कि भाई हाँ ये जमीन जो है ये हमारी है, तो वहां पे जो है वो मुस्लिम भी जो है उसको भी फिर वो जमीन उसकी खुद की है, उसके लिए उसको कोर्ट कचहरी का रास्ता बंद हो जाता है और उसको वक्फ बोर्ड में जाके उसको कहना पड़ता है कि भाई ये हमें वापस दीजिए, ये मुस्लिम समाज के लिए नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत मिल्कियत है। तो इसलिए मुस्लिम समाज में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस प्रकार से घटना घटी है और वो लोग भी ये चाहते हैं कि भाई कोर्ट के तरह पे, कोर्ट में अगर जहाँ पे कागज को देख के और सारे रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड को देख के जहाँ पे जजमेंट सुनाए जाते हैं तो उसमें क्या खामी आ जाए, उसमें क्या गलत है, उसमें अगर सुधार करना पड़ता है तो इसलिए मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज भी वक्फ बोर्ड के कानून में सुधार करने के लिए तैयार है। नए कानून में जो आ जाएगा तो नए कानून आप एक अधिवक्ता हैं तो आपके हिसाब से क्या जो है, मतलब उसमें क्या जब सुधार हो करके आ जाएगा तो क्या अच्छा क्या होगा उसमें? सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा कि वक्फ बोर्ड का जो है नियंत्रण जो है वो मर्यादित हो। वक्फ बोर्ड जो है वो कोई भी, पहले तो उसमें जो भी लोग चुने जाते हैं वक्फ बोर्ड के सदस्य के तौर पे या अधिकारी के तौर पे, वो उनका एक मापदंड तय किया जाना चाहिए कि वो कैसे लोग होने चाहिए, उनकी क्या शिक्षा दीक्षा का मापदंड होना चाहिए, क्या उनका कोई क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो निष्पक्ष होने चाहिए, किसी भी व्यक्ति से कोई ऐसा उनका वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब जब एक चीज होगी तो जब वहां पे अच्छे लोग चुन के वहां पे वक्फ बोर्ड में बैठेंगे तो थोड़ा जो ये खामियां है वो दूर होगा। प्लस उसके बाद जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी जो अभी नहीं है वक्फ बोर्ड के अंदर। और जो भी माल मिल्कियत है आज उसका पब्लिकली अगर पता चलेगा लोगों को कि भाई वक्फ बोर्ड की माल मिल्कियत का पूरा रिकॉर्ड अगर सरकार के पास रहेगा तो सरकार को भी पता चलेगा कि भाई ये जमीन मिल्कियत वक्फ बोर्ड के पास कहाँ से आ रही है। भाई पता चला कोई अगर आतंकवादी अगर वक्फ बोर्ड के अंदर कोई अगर धनराशि दे रहा है तो वो 100% उसकी मंशा वहां पे गलत करवाने की होगी। तो क्या उस प्रकार के लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं क्या? तो उसको रोकने का भी काम तभी हो पाएगा जब वक्फ बोर्ड के ऊपर पूरा नियंत्रण सरकार का बन जाएगा। इंडी गठबंधन और साथ में जो विपक्ष के रोल में जितने भी हैं अभी सब कह रहे हैं कि जो है मोदी साहब एक और जो है बिल पास करने जा रहे हैं, मोदी साहब एक और करने के लिए जा रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो एक अधिवक्ता के नाते आपकी राय क्या है इसमें? देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के दोनों पहलू हैं, इसके प्लस पॉइंट भी हैं और नेगेटिव पॉइंट भी हैं। सबसे अगर बड़ा प्लस पॉइंट अगर देखा जाए तो ये है कि हमारे यहाँ पे हम लोग देखते हैं हर दूसरे चौथे छठे महीने में किसी न किसी राज्य में, क्योंकि भारत देखते हैं हम कई राज्यों का समूह है। आज भारत देश के अंदर आज अलग अलग राज्य हैं, वहां पे हर राज्य में कभी ना कभी चुनाव होते रहते हैं और उसके कारण क्या हो जाता है कि हम लोग जो है हर एक कार्य को चुनावी मुद्दे से देखने लग जाते हैं। हर एक कार्य कोई भी मूवमेंट होता है तो उसको हम चुनाव से जोड़ने लग जाते हैं। तो अगर जब एक देश में एक ही समय पे पूरे चुनाव हो जाया करेंगे सभी राज्यों के और लोकसभा के, तो उससे ये फायदा हो जाएगा कि 5 वर्ष जो भी चुनाव के बाद होंगे उस वक्त कोई भी कार्य को हम चुनाव से जोड़ के
नहीं देखेंगे। और दूसरी, हम जब चुनाव होते हैं तो सब लोग उसी में सभा करने लग जाते हैं। हर बार चुनाव होते होते वहां पे ऐसा हो जाता है कि भाई मेला लग जाता है नेताओं का, और पब्लिक जो है उसमें पिसती रह जाती है, व्यापार धंधे पे असर हो जाता है। तो ये सब चीजों पे भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। और एक चुनाव एक ही बार पूरे देश में होगा तो एक उत्सव के तौर पे पूरा देश उसको मनाएगा, और एक बहुत अच्छे से उसमें मुझे लगता है कि चुनाव में जो हम लोगों को वोटिंग कराने के लिए भी समस्याएं होती हैं कि लोग जो है चुनाव को दिन जो है वो वोटिंग हम आज देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन मतलब हमारा प्रतिशत जो है वो बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बढ़ रहा है। नागरिकों में जागरूकता नहीं आ रही है मतदान को लेके। लेकिन जब एक देश में एक साथ चुनाव होगा तो सब लोगों को उसकी जागरूकता भी पता चलेगी, और हमें मुझे लगता है कि उसमें वोटिंग प्रतिशत में भी एक बहुत एकदम बड़ा अंतर हमें देखने को मिलेगा, कि बहुत बड़ा फर्क हमें लगेगा कि लोगों की जन भागीदारी बढ़ जाएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो मोदी जी चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो जाएगा। भाई विपक्ष को तो ये लग रहा है कि मोदी जी के नाम पे अगर चुनाव केंद्र के होंगे और साथ में राज्यों के भी हो जाएंगे तो केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी लोग मोदी जी के नाम पे वोट देने लग जाएंगे। तो राज्य में जो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ी मोदी जी सीएम बनेंगे, वो कह के जो वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो उनका मुद्दा चला जाएगा। और इसलिए उनको डर लगा हुआ है कि भाई एक साथ अगर पूरे देश में चुनाव होंगे तो कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, विपक्ष पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। इसीलिए वो लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हर बार टुकड़े टुकड़े में चुनाव होते रहे, क्योंकि उनकी मानसिकता ही हमेशा टुकड़ों टुकड़ों वाली है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो तो फिर आ गई ना कि सिर्फ हमारा ही जो है अधिकार होना चाहिए और हमारी ही सरकार होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके वोट कौन देने वाला है? वोट देगी प्रजा, वही प्रजा जो प्रजा ने लोकसभा में अभी भाजपा को केवल 240 सीट दी है और पूरे विपक्ष को 240 सीट नहीं दी, उसके बावजूद भी वो अपने आप को विजयी घोषित करने पे लगे हुए हैं कि हम जीत चुके हैं। वही प्रजा जब वोट देगी और उसी की प्रजा से जब आपको चुनना और हारना है, आपको जीतना और हारना है, तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि भाजपा की ये मंशा है कि हम पूरे देश पे, अरे भाई प्रजा वोट देगी। अगर आपको ये लगता है कि एक साथ इलेक्शन होने से मोदी जी बड़ा प्रभावी चुनाव प्रचार कर लेंगे और उनके नाम पे जो है पूरा देश भाजपा को वोट दे देगा, तो भाई आप ऐसा नेता क्यों खोज नहीं रहे हो? आप क्यों इस प्रकार के प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हो? अरे भाई आप लोग पहले तो हिंदू मुस्लिम की जो ये बातें हैं उनसे दूर हटिए, और जो लोगों को विभाजनकारी जो बातें करते हैं उनसे दूर हटिए। विदेशों में जाके हम देखते हैं आज कोई भी लोग विदेश में, हमारे विपक्ष के जो अभी अध्यक्ष हैं वो आज विदेश में जाके भारत की बुराई करते हैं, यहाँ के देश के प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं। अरे भाई घर का झगड़ा घर में निपटाओ। आपको अगर यहाँ पे किसी आपत्ति है तो आप यहाँ बताएंगे ना। आज अगर मेरा भाई से मेरा नहीं झगड़ा होगा तो मैं अपने घर में उसके सॉल्यूशन ढूंढूंगा, ना कि मैं बगल वाले के जाके घर में कहूंगा कि भाई हमारा भाई हमसे नहीं ठीक। तो ये जो हमारे विपक्ष के जो नेता लोग हैं उनकी मानसिक स्तर बहुत ही निचले स्तर पे चली गई है, और वो देश को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई दूसरे देश का विपक्ष का नेता वो कभी आया हो और उसने वहां के अपने देश की बुराई की हो, या उसने अपने देश के किसी चुने हुए नेता की बुराई की हो। ये सब अगर जो हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, हमारे संविधान ने जो छूट दी है, हम लोग ने स्वतंत्रता कहते हैं, हमने स्वतंत्रता तो हमने पाली, हमने हमारी जो है बंधारण के हिसाब से हमारी वाणी स्वतंत्र और सब हम लोग जानते हैं, लेकिन उसमें हमें मर्यादा कैसे रखनी ये अपने आप से सीखना पड़ेगा। इसके लिए तो हम कोई नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो केवल भाजपा के नेता नहीं है, वो या किसी व्यक्ति के विशेष के नहीं है, वो पूरे देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और भारत देश जो है वो हमारा सबका देश है। तो हमें जब अपने देश के, हमारे देश के प्रतिनिधि की बात करनी हो तो बहुत सम्मान पूर्वक करनी चाहिए, और कहाँ करनी है और किस रूप में करनी है वो समझना चाहिए, जो विपक्ष नहीं कर रहा है, और वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अधिवक्ता भी हैं और युवा प्रकोष्ठ भी देख रहे थे आप, और कई जगह पे जो है आपने युवाओं को जो है मतलब कि जगाया है, कई काम किया है। आज का जो युवा वर्ग है उसके लिए कुछ हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आप? युवा के लिए तो मैं यही कहूंगा कि जो कुछ अभी थोड़ा हमारे युवाओं में मैं देख रहा हूं कि हम लोग जब छोटे थे तो मैदानों में ज्यादा रहा करते थे, खेल कूद में ज्यादा रहा करते थे, ग्राउंड पे ज्यादा रहा करते थे, और
आज का जो मैं जनरेशन कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि वो अपने कमरे में, वो अपने बेडरूम में और अपने हॉल में ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं मोबाइल कंप्यूटर के उसके चक्कर में है और ग्राउंड पे नहीं उतर पा रहा है, तो उसका शारीरिक विकास कम हो रहा है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि कुछ प्रकार की जो नशा की जो बदियां हैं हमारे समाज में कुछ घुलती जा रही है और युवा जो टीवी और वगैरह देख के जो उससे कुछ प्रेरित हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा, एक बहुत अच्छा सूर्यवंशम पिक्चर का मैंने डायलॉग सुना था कि कोई भी पत्थर वो अच्छी मूर्त तब तक नहीं बन सकती है जब तक उसके ऊपर कोई हथौड़े से और छीनी से उसके ऊपर चोट ना लगे। तो जब तक हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पे हम लोग जब तक कोई उसको कसरत नहीं कराएंगे, हम जब तक अच्छे रूप में उसको हमारे ऊपर हैमरिंग नहीं होगा, तब तक जो है हम अच्छी मूर्त नहीं बन सकते हैं। इसलिए युवाओं को मैं खास कहूंगा कि हमारे ही हाथ में भारत देश का भविष्य है और हमारे देश का भविष्य हमें पूरे विश्व में ऐसा बनाना है कि लोग हमारी नकल करें। तो उसके लिए हमारे युवा को जागृत होना पड़ेगा और युवा अगर जग गया तो पूरा देश जग पड़ेगा, क्योंकि लोग कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मेरे युवाओं को मैं कहूंगा कि आप अच्छे रास्ते पे चलोगे, देश अपने आप अच्छे रास्ते पे चल पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं लास्ट एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप यहाँ पे काम करते हैं, तो विनय शुक्ला जी आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सूरत अगर कहें या गुजरात कहें तो कहीं ना कहीं अच्छी जो भागीदारी निभाने के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल से, मैंने कहा कि संघ का स्वयंसेवक था, विद्यार्थी काल में विद्यार्थी परिषद में कॉलेज में जीएस रहा, कॉलेज का नेतृत्व करने का मौका मिला और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर योग्य मौका अगर मिलेगा आगे आने वाले समय में, तो मैं निश्चित तौर पे उस मौके को और उस समय को मैं पूरे अपने ताकत के साथ और पूरे अपने उसके जोश के साथ मैं उसको समाज के लिए समर्पित करूंगा और अच्छे कार्य करने की कोशिश करूंगा, जिससे पार्टी का भी विकास हो और हमारे शहर और राज्य का भी विकास हो। आपसे विनय शुक्ला जी, और मैं इसी तरह से आपको जो है एक अच्छे लोगों से मुलाकात करवाऊंगा, बात करवाऊंगा, पार्टी के प्रवक्ता से, पार्टी के कार्यकर्ता से। और जब तक के लिए धन्यवाद।